नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं कहानी का शेष भाग लेकर के भाग 2 में। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और आई बटन पर भी मैंने पिन कर दिया है। तो इस कहानी का दूसरा भाग सुनने से पहले इस कहानी का पहला भाग वहां से आप सुन सकते हैं। तो चलिए दूसरा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 10-15 दिन हो चुके थे, लेकिन उनके हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पूरे घर में एक मातम सा छाया हुआ था। मुझे उन्हें इस तरह से पल पल मरते हुए देख करके बहुत दुख हो रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह माँ के जोर जोर से रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठ करके देखा तो चारू भी उठ चुकी थी। फिर चारू और मैं भागकर माँ के कमरे में पहुँचे। हम दोनों जैसे ही हाल में पहुँचे तो देखा कि माँ और बहन पिताजी के छाती से लिपट कर दहाड़े मार मार करके रोए जा रही थी और पिताजी एक निर्जीव वस्तु की भांति पड़े हुए थे। उनका एक हाथ बिस्तर के एक किनारे से झूल रहा था। मेरा दिल एक आशंका से धक सा हो गया। मैं भागकर पिताजी के पास पहुंचा और जैसे ही मैंने उनके जड़ आंखें देखी, बिजली सी टूट पड़ी मुझ पर। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे ही मुझे लकवा मार गया हो। उसके बाद मैं पापा के सिरहाने बैठ उनके हाथ को पकड़कर किसी बच्चे की भांति सुबक सुबक करके रोने लगा। चारू भी रो रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो मुझे और माँ को संभाल भी रही थी। तभी दोनों भैया और भाभी भी कमरे में आ गए और वो हमें रोते देख समझ चुके थे कि अनहोनी घट चुकी है और फिर भी हमारे साथ पापा की निर्जीव देह के पास आकर के रोने लगे। शाम होते होते वे बात पूरे मोहल्ले और आसपास पड़ोस के रिश्तेदारों को पता चल गई। चारू के पापा तो ये खबर मिलते ही भागे भागे आ पहुँचे और हमारे पूरे परिवार को इस तरह गमगीन देख करके खुद ही पापा के अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ तैयारियों में जुट गया। तभी मैंने अपने भाइयों को पापा के अंतिम संस्कार के खर्चे के बारे में बहस करते सुना। बड़े भैया का कहना था कि सब भाइयों में बराबर बराबर बटेगा, लेकिन छोटे भैया का मानना था कि खर्चे भाइयों के कमाई के ऊपर बांटना चाहिए। उन दोनों के इस माहौल में भी इस प्रकार बहस करते देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनके पास उन्हें समझाने जा ही रहा था कि मैंने देखा कि चारू के पापा वहां पर पहुंच गए और उन दोनों के बहस के बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले, तुम लोग कैसे बेटे हो, अभी बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और तुम दोनों भाई अभी से उनके अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए बहस कर रहे हो। और एक बात तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को खर्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अकेले देख लूँगा। लेकिन भगवान के लिए इस समय इन सब बातों को भूलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मैंने देखा कि उसके बाद मेरे दोनों भाई सर झुकाकर उनकी बातों से सहमत दिखाई दे रहे, लेकिन जैसे ही चारू के पापा वहां से चले गए मैंने उन दोनों की आंखों में कुटिल मुस्कान देखी, मानो जो ये सब जानबूझ कर रहे हों ताकि वो चारू के पापा से सारे खर्चे करवा सके। और मेरा संदेश सच निकला, क्योंकि चारू के पापा के जाते ही छोटे भैया बड़े भैया से बोले, क्या आइडिया दिया था आपने, अब वो पिताजी का सारा खर्चा संदीप के ससुर जी ही संभाल लेंगे और अपनी सेविंग बच जाएगी। उसके बाद दोनों भाई फिर से रोनी सूरत बना करके चारू के पापा के पीछे पीछे उनकी मदद के लिए चल देते हैं। मैं उनके इस व्यवहार को देख करके पूरी तरह से चकित था, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बड़े भाई सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं, और वो भी इस घड़ी में। आज मुझे अपने जीवन में दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि घर के बुजुर्ग ही एक परिवार की बुनियाद होती है और उस बुनियाद के गिरते ही परिवार भी चरमरा करके गिर जाती है। और आज मेरे परिवार की एक बुनियाद गिर चुकी थी और उसी के साथ मेरे सामने परिवार के हर सदस्य की असलियत सामने आ गई थी। मेरे परिवार के सारे रिश्ते बदल रहे थे, मानो कि ये किसी फिराक में थे कि कब इस परिवार रूपी कैद से निकल पाए। तभी मैंने देखा कि चारू मुंह लटका के दरवाजे के पास खड़ी है। मैं उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या हुआ,
तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो माँ के पास होना चाहिए था। चारू बोली, मैं माँ को ननद जी के पास अपने कमरे में छोड़ आई हूँ, क्योंकि पापा के देह के पास भाभियां बैठी फालतू की बातें कर रही। मेरे जबड़े सख्ती से भींच गए। मैंने गुस्से में पूछा, क्या कह रहे थे वे दोनों? चारू भरे गले से बोली, वे दोनों बोल रही थी कि पापा की कंजूसी की वजह से ही आज वो इस हालत में पहुंचे हैं। अगर उस समय रहते अपनी अच्छी देखभाल के लिए अच्छे और महंगे डॉक्टर से इलाज करवाते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। खुद तो अपनी लापरवाही से चले गए और अपने नौजवान बेटों के सर पर घर की जिम्मेदारियां का बोझ डाल गए। मैं चारू की बात सुन करके सन्न रह गया। जिस बाप ने अपनी सुविधाओं को त्याग कर सिर्फ अपने परिवार की सुविधाओं को प्राथमिकता दी, वो परिवार आज उनसे इस तरह का बर्ताव कर रहा था। मैं हमेशा चारू के सामने अपने परिवार के गुणगान गाया करता था, लेकिन इस समय तो मुझे चारू और चारू के पापा का रिश्ता ज़्यादा मजबूत और सच्चा लग रहा था, जो कि इस घड़ी में भी मेरे झूठे परिवार का साथ नहीं छोड़ रहे थे। उस दिन मुझे ये सब बात समझ आई कि लोगों के बदलते देर नहीं लगती है। जिस भाई भाभी को मैं अपने माँ बाप की तरह पूजते हुए देखा करता था, वो आज मुसीबत के इस घड़ी में उन्हीं पर लांछन लगा रहे थे। मैंने सब कुछ सुन करके भी किसी से कुछ न कहा और पापा के अंतिम संस्कार सारी विधियां पूर्ण कर उन्हें शमशान ले गया। बड़े भैया ने पापा के आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उन्हें मुखाग्नि देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर जोरदार बारिश शुरू हो गई और पापा की चिता उन बारिश की लपटों से जूझते हुए जल रही थी। मुझे छोड़ करके बाकी के सारे लोग बारिश से बचने के लिए शमशान में बने डोम के घर की तरफ भागे। मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पिताजी की देह ने भैया की दी मुखाग्नि को अस्वीकार कर दिया हो और मुझसे कह रहे हो कि मेरी आत्मा तुम्हारी दी हुई मुखाग्नि से ही शांत होगी। तभी चारू के पापा उस घर से ही मुझे आवाज़ लगाते हैं, बेटा संदीप इधर आ जाओ, बारिश काफ़ी तेज हो रही है। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुना करके उस लकड़ी को उठा लेता हूँ जिसमें भैया ने पापा को मुखाग्नि दी थी और बहते हुए आंसुओं के साथ उस बुझते हुए चिता पर लगा करके खड़ा हो जाता हूँ और तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक कि पापा की देह राख में ना तब्दील हो गई। मैंने देखा कि मेरी मुखाग्नि देते ही बारिश भी धीमी हो गई थी और चिता के पास खड़े रहने की वजह से मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी। मुझे उस वक्त एक आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी और मैं पिताजी की राख को एक कलश भरने लगा। उसके बाद बाकी के परिवार के साथ हम सब घर की तरफ चल पड़े। मैं घर पहुंचकर सबसे पहले चारू को पापा का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने एक परिवार की भांति इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। मेरे मन में आया कि मैं उन्हें इस अंतिम संस्कार में हुए पूरे खर्चे की रकम की अदायगी करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी ये वक्त और ये माहौल सही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। उस दिन के बाद मैंने अपने भाइयों और भाभियों में एक बदलाव को देखने लगा। वो घर में किए गए हर खर्चे को जताने लगे थे और आए दिन दोनों भाइयों में घर के खर्चों को लेकर के बहस होने लगी थी। माँ ये सब देख करके बहुत ही आहत होती थी, इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय चारू के साथ बिताती थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि हम सब इतने सालों में एक छलावे में जी रहे थे और पापा के जाते ही ये छलावा टूट गया और सबकी असलियत सामने आ गई थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौट देखता हूँ कि दोनों भाइयों में पापा की तेरही के खर्चे के लिए बहस हो रही थी और मैंने देखा कि बहस में दोनों भाभियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। माँ उन दोनों के बीच गुमसुम सी बैठी हुई आंसुएं बहाए जा रही थी। उन्हें लगा कि क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने अपने इन बेटों को जन्म दिया था। तभी मैंने सुना कि बड़े भैया बोल रहे थे कि क्यों ना तिरहमी के खर्चे के लिए भी संदीप के ससुर जी से हेल्प मांगी जाए, वो कभी भी उसके लिए मना नहीं करेंगे और हम पापा की तिरहमी की भी भव्य तरीके से आयोजन कर पाएंगे। मैंने देखा कि ये सुन करके मेरे छोटे भैया और दोनों भाभियों का चेहरा खुशी से चमक उठा और फिर वो पलटकर चारू की तरफ एक याचक की तरह मुंह करके खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि चारू कुछ कहती, मैं उनकी बातचीत के मध्य कूदते हुए बोला, वाह भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे ये बात सुनने को मिलेगा। क्या पापा के जाते ही उनके दिए हुए संस्कार भी भूल गए? आप जो बार बार चारू के पापा से सहायता ले रहे हैं, जिस पिता ने इतने बड़े घर में शादी के बाद भी अपनी समधी से एक फूटी कौड़ी नहीं ली,
उसी पिता के मरने के बाद उनके पुत्र उसी समधि के आगे उनके क्रियाकर्म के लिए बार बार हाथ फैला रहे हैं। बड़े भैया मुझे डांटते हुए बोले, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि पापा ने सिवाय संस्कारों के हमें दिया ही क्या है। लोग मरने के बाद अपनी वसीयत छोड़ जाते हैं और हमारे पिता ने हमारे ऊपर सिर्फ कर्ज छोड़ करके गए हैं। तुमको नहीं पता है कि जिस घर में तुम रहते हो ना, पिताजी आज तक उसकी ईएमआई नहीं चुका पाए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना परिवार संभालें या फिर ईएमआई भरते फिरें। पापा के जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया था और वो थी तेरी शादी उस बड़े खानदान में करवा दी, जिसकी वजह से हम पापा के क्रियाकर्म का खर्च उठा पाए, वरना तो उसमें हमारी बची खुची सेविंग भी चली जाती। मैं कुछ आगे कहने जा रहा था कि चारू बीच में आ गई और बोली, देखिए भैया भाभी, ये वक्त अभी झगड़े का नहीं है, और रही बात पिताजी के 13वीं के खर्चे की तो मैं अकेले देख लूंगी। और एक बात प्लीज, ये बात पापा को मत बताइएगा, वरना वो खुद ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक आप लोगों ने जितने स्वाभिमान से जिंदगी गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि वो स्वाभिमान पापा के जाने के बाद टूट जाए। दोनों भैया चारू की बात सुन करके चुप हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि चारू अकेले सब खर्चे उठाए। इसलिए मैंने कहा, चारू देखो, तुम्हें अकेले सारे खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम तीनों भाई भी तुम्हारे साथ सारे खर्च उठाएंगे, क्योंकि वो हमारे पिता थे, इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए। मेरे दोनों भाई मेरी तरफ देखते हैं और इतने दिनों में पहली बार मुझे उनकी आंखों में एक शर्म दिखाई दी। वो नजरें नीची करके मेरी बात पर सर हिला करके सहमति देते हैं। 13वीं का दिन आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा परिवार पापा की मौत के इतने दिनों बाद एक साथ दिख रहा था, और इतने दिनों में पहली बार मुझे मेरा टूटा परिवार फिर से एकजुट दिखाई देने लगा था। लेकिन इतने दिनों के अनुभव के बाद मुझे ये नहीं पता था चल रहा था कि ये एक जुटता असलियत था या महज एक छलावा था। पापा के देहांत के बाद मेरे घर का माहौल धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। घर में सभी के तेवर भी बदल रहे थे, क्योंकि जिन भाभियों ने हमेशा नीचे गले से बात की हो, वो आजकल पूरे अधिकार से बात करती थी। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि अब उनके पतियों के हाथ में इस घर के गृहस्थी की बागडोर थी। पहले खाना बनाने से पहले भाभियां हमेशा माँ से पूछती थी कि आज खाने में क्या बनेगा, लेकिन आजकल खाना तो अपने पत्नियों की मर्जी का बनता है, और वो भी तब जब उनका दिल करता था। पापा के रहते मैंने हमेशा दोनों भाभियों को बहनों की तरह ही देखा था। तब मुझे लगता था कि शायद ये पिछले जन्म की बहनें हैं जो इस जन्म में बिछड़ गई हैं। लेकिन पापा के जाने के बाद मुझे इनके रिश्ते की असलियत समझ में आई। अब तो दिन भर में एक दो दफा तो किचन के बर्तन इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से जरूर बचते थे, और इन लड़ाइयों की वजह थी घर पर किसका अधिक अधिकार है। बड़ी भाभी का मानना था कि उनके पति घर में सबसे बड़े हैं, इसलिए घर पर मेरा हुक्म चलेगा। लेकिन छोटी भाभी का कहना था कि मेरे पति का घर में के खर्च में ज्यादा योगदान है, इसलिए वो बड़ी भाभी के इशारों पर काम नहीं करेंगी। कभी कभी मैं सोचता था कि भाभियों का बर्ताव जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, जबकि मैं तो घर में बहुत ही कम रहता हूँ, तो माँ और चारू का क्या हाल होता होगा। चलो, चारू तो मुंहफट है और वो किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसे लोगों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना भी आता है। शायद यही वजह है कि घर में चारू का एक अलग रुतबा है। इन मैडम से कोई नहीं उलझता था। भाभियां तो दूर की बात, भैया भी चारू के सामने कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन मेरी माँ, वो तो बेचारी गाय है, वो कैसे भाभियों को झेलती होंगी। चारू भी हर वक्त तो माँ का बचाव नहीं कर सकती थी। इसी वजह से कभी कभार चारू की अनुपस्थिति में माँ को भाभियों का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता था। चारू कितनी भी मुंहफट हो, लेकिन आज तक कभी उसने माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तो और भाभियां या भैया भी कभी माँ को कुछ ताने मारने की कोशिश करते तो ये माँ की ढाल बन करके माँ का साथ देती थी। कुछ महीने इसी प्रकार गुजर गए, लेकिन अब घर में एक नया विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया था, और वो था खाना बनाने का। क्योंकि भाभियों को मानना था कि वो सिर्फ खुद के पति का ही खाना बनाएंगी, और वो अब अपना किचन भी अलग करवाना चाहती थी।
मैंने दोनों बड़े भाइयों से विनती की कि दोनों भाभियों को समझाएं कि इस घर को बंटवारे की तरफ ना ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज किचन अलग करने को कह रही हैं, कल घर अलग करने को कहेंगी। मोहल्ले में लोग हमारे परिवार की एकजुटता की मिसाल देते हैं। प्लीज पापा के दिए हुए संस्कार को कुछ तो मान रखिए। मुझे नहीं पता था कि भैया नहीं कितनी कोशिश की भाभियों को मनाने की, लेकिन दोनों भाभियों ने भाइयों की एक नहीं सुनी और पहले की ही तरह अपनी अपनी जिद पर अड़ी रही, और अब वे किचन के साथ साथ घर पर भी बंटवारे पर अड़ गई थी। मैं बहुत उदास रहने लगा था। मुझे अपना परिवार टूटता नजर आ रहा था और मैं सिवाय मूक दर्शक बन करके देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे मनोस्थिति को देख चारू भी दुखी होने लगी थी। एक रविवार दोपहर का समय था और घर में सब सदस्य थे। उसी वक्त चारू के घर के सभी लोगों का हाल में आकर के एक साथ इकट्ठा होने को बुलाया और सब से ये भी कहा कि हम घर के इस माहौल को ठीक करने के लिए एकजुट होकर के कोई उपाय करना होगा। कुछ लोग मन से तो कुछ बेमन से, लेकिन घर के सब सदस्य हाल में एकत्रित हुए। सबसे पहले बड़ी भाभी बोली, देखो चारू, मैं अब और इस घर में नौकरानी की तरह सबकी सेवा नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ कि एक दूसरे पर बोझ बनने से अच्छा है कि हम सब अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी अपनी अपनी मर्जी से जीते हैं। तभी छोटी भाभी बोली, बड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब हमें घर का बंटवारा कर ही देना चाहिए और सबको अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाना चाहिए। मैंने दोनों भाइयों की तरफ देखा तो वो किसी जुए में हारे खिलाड़ी की तरह सर झुकाए बैठे हुए थे और बिना कुछ कहे भी अपनी बीवियों के इस फैसले को सहमति दे रहे थे। और माँ किसके पास रहेंगी, चारू ने पूछा। मैंने देखा कि इस सवाल पर दोनों भाभियां एक दूसरे से इशारों में कुछ संकेत दे रही थी और उसके बाद बड़ी भाभी बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, चारू, ये तो सबको पता है कि तुम माँ जी की पसंदीदा बहू हो, तो माँ को तो तुम अपने पास ही रख लेना, और देवर जी भी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी माँ को अलग रखें। तभी चारू ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो बोली, हम ही क्यों रखें माँ को? जब घर और संपत्ति बांट रहे हैं तो माँ की सेवा के लिए भी वक्त का बंटवारा कीजिए। मैं गुस्से में चारू को बोला, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जिस माँ के प्यार के लिए तुम जीवन भर तड़पी थी, आज उसी माँ का बंटवारा करने को कह रही हो। तभी चारू ने मुझे सबसे नजर छुपा के एक आंख मारी और फिर बोली, आप समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। आप अकेले कैसे माँ के खर्चे को उठा पाएंगे? मैं अब समझ चुका था कि जरूर इसने कुछ प्लान सोच रखा है, इसलिए मैं भी उसके प्लान का हिस्सा बनते हुए एक्टिंग करने लगता हूँ और भाभियों को कहता हूँ, चारू का कहना भी सही है, मैं अपनी इस छोटी सी नौकरी में माँ की देखभाल अकेले नहीं कर पाऊंगा। भैया और दोनों भाभियां मेरी बात सुन करके नाखुश दिख रहे थे, लेकिन मेरी माँ तो जैसे टूट ही गई थी। वो मेरी तरफ कातर आंखों से देख रही थी, मानो उनकी आंखें कह रही हों कि बेटा बस तुझ पर ही विश्वास था और तूने भी औरों की तरह मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मुझे चारू पर विश्वास था, इसलिए मैं मन को कठोर करते हुए माँ से अपनी नजरें फेर ली। उसके बाद चारू ने अपना तुरूप का इक्का फेंका और बोली, हम तीनों लोग ही माँ को एक साल में 4-4 महीने अपने अपने पास रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। कहिए आप सबको ये मंजूर है? उस दिन मैं चारू की बात मान लिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चारू का प्लान क्या है। वैसे तो मुझे चारू की बुद्धि पर कोई शंका नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने हमारी वजह से माँ काफ़ी दुखी हो गई थी। मैं दिन भर चारू से उसके प्लान के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो तो सुबह हुई बातचीत के बाद से ही गायब थी और देर शाम घर लौटी। अपनी शंका दूर करने के लिए रात को मैंने चारू से उसका प्लान पूछा, लेकिन उसने मुझसे कहा, प्लान बताने से अच्छा है कि तुम कल से खुद ये प्लान अपनी आंखों से देखो। इतना कह करके वो मुस्कुरा करके एक तरफ करवट करके सो गई। मैं उससे कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन फिर मैंने भी सब भगवान और चारू के भरोसे पर छोड़ करके चुपचाप सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो देखता हूँ कि चारू बिस्तर से गायब थी। वो कभी इतनी जल्दी नहीं उठती थी। मैं उठ करके उसे पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिला। हैरत की बात यह थी कि
उसके साथ साथ माँ भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि दोनों भाभियां किचन में दो अलग अलग जगह पर चूल्हा जला करके खाना बनाने में व्यस्त थी। मैं बड़ी भाभी से चारू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, चारू ने कल तुम लोगों के जाने के बाद कहा था कि शुरू के 3 महीने वो माँ को अपने पास रखेगी, उसके बाद मझली और अंत के 3 महीने मैं रखूंगी। तभी छोटी भाभी बोली, मैंने देखा कि आज सुबह सुबह वो माँ को लेकर के कहीं जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चारू करना क्या चाहती है। इधर मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया था, इसलिए मैं भी ज़्यादा दिमाग ना लगा करके ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया, क्योंकि मुझे इस बात का संतोष था कि चारू और माँ दोनों साथ हैं। मैं तैयार हो करके जब घर से निकलने को हुआ तो देखा कि दोनों भाभियां दोनों भाइयों को खाना परोस रही थी। मैंने देखा कि छोटी भाभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने मुझसे एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। मैं भी उनके इस बर्ताव को अनदेखा कर घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट घर से निकलने की वजह से भूख के मारे हालत पतली हो रही थी। मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले किसी दुकान में कुछ खा लेता हूँ। मैंने देखा कि बस स्टॉप के ठीक पास एक नई होटल खुली हुई है और उस होटल में बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी और मैंने देखा कि उस होटल का नाम था अम्मा का ढाबा। मैं जैसे ही होटल में घुसा तो मैंने देखा कि एक होटल में काम करने वाली सारी वृद्ध महिलाएं ही थी और तो और होटल में लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक टेबल पर अपनी तशरीफ टिकाई और पास खड़े एक वृद्ध महिला से कहा, अम्मा खाने में क्या है? मैंने देखा कि वो बहुत ही धीमे धीमे बोल रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि बोलने से अच्छा है कि आपके होटल को जो सबसे बेस्ट डिश हो वो ले आइए। वो बोली, बेटा यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, मैं सिर्फ आपका ऑर्डर ले लूँगी, लेकिन खाना आपको वहाँ काउंटर से लेना होगा। एक पल को मुझे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैं एक वृद्ध महिला को खुद के लिए खाना लाने को बोल रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ। मैंने काउंटर से पैसे दिए और खाना लेकर अपने टेबल पर बैठ गए और जैसे ही मैंने अपना पहला निवाला खाया मुझे लगा कि ये तो मेरी माँ के हाथ के बने राजमा चावल की तरह लग रहा था। मुझे कुछ शंका हुई लेकिन मैंने पहले तो राजमा चावल खत्म किए। उसके बाद मैंने काउंटर पर बैठी एक वृद्ध महिला से कहा, ये राजमा चावल किसने बनाए हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो बोली, देखिए हमारे होटल में खाना बनाने वाली औरतों की जो हेड शेफ हैं उनका सख्त आदेश है कि खाना बनाते वक्त ना तो वो किसी से मिलने जाती हैं और ना ही किसी और को उनसे मिलने दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि रसोई एक औरत के लिए मंदिर की तरह होता है और एक औरत को हमेशा उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो ये बता दीजिए कि इस होटल का मालिक कौन है? और कल तक तो ये होटल यहाँ नहीं था, अचानक ये होटल कैसे बन गया? मेरी शंकाएं पल दर पल बढ़ती जा रही थी। वो बोली, अभी जिस शेफ की बात मैं कर रही थी वही इस होटल की मालकिन है और तो और उन्होंने आज ही इस होटल को खोला है। बड़ी ही नेक महिला है। उन्होंने हम वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं को जीने का एक नया तरीका सिखाया है। हमें ये एहसास दिलाया है कि हम जब एक परिवार को सीमित संसाधनों में समृद्ध बना सकते हैं तो फिर एक व्यापार को तो हम कम संसाधनों में समृद्ध बना ही सकते हैं। मेरी बेताबी बढ़ रही थी उस महिला से मिलने के लिए, लेकिन तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस का समय हो चुका था। मैंने उनसे बात अधूरी छोड़ करके ही अपने ऑफिस के लिए भाग खड़ा हुआ। मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो गई थी। ऑफिस में भी मुझे बार बार इस होटल का ख्याल आ रहा था। शाम के वक्त जब ऑफिस से लौट रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर उस होटल में चला जाए। जब मैं होटल पहुंचा तो देखा कि होटल बस बंद ही होने वाला था। मैं होटल की तरफ बढ़ ही रहा था कि देखता हूं कि होटल से चारू बाहर निकल रही है और उसके पीछे मेरी माँ भी निकल रही थी। माँ के हाथ में एक चाबी थी और वो दुकान के दरवाजे के सामने खड़ी होकर दुकान को प्रणाम करती हैं और फिर वो और चारू शटर को गिराकर दुकान बंद कर देती हैं। माँ अपने हाथ से रखे उस चाबी से दुकान को ताला लगा करके घर की तरफ मुड़ती हैं।
चारू भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे चल रही थी। मैं उन्हें आते देख एक तरफ छिप गया और उन्हें इस तरह से देख करके काफी गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था। मेरी नज़र एक बार फिर से दुकान के बोर्ड की तरफ जाती है जिस पर लिखा था अम्मा का ढाबा। घर पहुंचकर मैं माँ और चारू के सामने अनजान बना रहा। मुझे उनके सारे खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने देखा कि चारू और माँ भी मेरे सामने ऐसे बर्ताव कर रही थी कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन भाभी और भैया अभी भी इन सब बातों से अनजान थे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और 2.5 महीने बीत गए। ना तो चारू ने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने चारू को इस बात का पता लगने दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। उधर दोनों भैया और भाभी इस सोच में मरे जा रहे कि मैं और चारू इतने कम कमाई में माँ का खर्च कैसे उठा पा रहा हूँ, क्योंकि एक सुबह मैं जब ऑफिस से निकलने वाला था तो बड़े भैया ने मुझसे टोंकते हुए पूछा, संदीप, माँ का ख्याल रखने के लिए पैसे वैसे की ज़रूरत तो नहीं है ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी पगार वैसे भी कम है और तुम्हारी MBA की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे लगते होंगे। मुझे उनकी बातों में मेरे लिए फिक्र कम और टोंट ज़्यादा लग रहा था। मैं भी उनकी इस टंट का जवाब देने ही जा रहा था कि एक छोटी और टंट बड़ी भाभी की तरफ से आ गई। वो बोली, अरे भाई, देवर जी को पैसे की क्या जरूरत है, उनके पास तो एक चलता फिरता ATM है। इतना कहकर वो हंसने लगी और साथ ही साथ दोनों भैया और छोटी भाभी भी उनके साथ हंसने लगे। मैं भी अब रहने वालों में से नहीं था। मैंने भी उनके टोंट का जवाब टोंट में ही दिया। उनसे कहा, हाँ भाभी, वही ATM जिससे मुझसे पहले दोनों भैया इस्तेमाल कर चुके हैं। पिताजी के क्रियाकर्म और 13वीं के समय शायद आप भूल गई, इसलिए सोचा याद दिला दूं। इतना सुनकर के दोनों भैया भाभी का मुंह भी उतर गया और हंसी काफुर हो गई। मैं भी अपना बैग लेकर के निकल गया और सीधे माँ के ढाबे पर पहुंच गया, क्योंकि इन दिनों मैं यहीं पर खाना खाया करता था और यहाँ खाना खाने के बाद ही ऑफिस जाता था। एक रविवार घर में सुबह सुबह ही कुछ ज्यादा ही चहल पहल और शोर शराबा हो रहा था। भाभियां और भैया भी अपने अपने कमरे से निकल करके बाहर देखने आ गए थे कि आखिर माजरा क्या है। हमने देखा कि कुछ राजमिस्त्री घर में आए हुए हैं और हाल का नाप ले रहे हैं। इस जगह पर बड़े भैया ने हुड़क कर एक मिस्त्री से पूछा, हे, ये क्या कर रहे हो और किसने तुमको यहाँ बुलाया है? वो मिस्त्री कुछ बोलता उससे पहले ही माँ आ गई और बोली, यहाँ पर मैं अपने लिए एक कमरा बनवा रही हूँ। हाल में सोने से मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन माँ, कमरा बनवाने में तो काफी पैसे लग जाएंगे। हम तीनों भाई कहाँ से लगाएंगे इतने पैसे? बड़े भैया मुंह बनाते हुए बोले। माँ बोली, मुझे तुम लोगों की पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कमरा अपने पैसे से बनवा रही हूँ। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मैं सब संभाल लूंगी। और एक बात, तुम लोगों को अब और मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ही अब समर्थ हूँ अपनी देखभाल के लिए। माँ जब ये बोल रही थी तो मैंने उनके चेहरे पर एक गर्व भरा आत्मसंतोष देखा था, लेकिन दोनों भाइयों और भाभियों के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे। तभी छोटी भाभी छोटे भैया से बोली, माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तभी कमरे में चारू और चारू के पापा का प्रवेश होता है और चारू के पापा कहते हैं, तुम्हारी माँ अब सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि एक फेमस होटल चेन की मालकिन बन चुकी हैं, जिस होटल चेन का नाम है अम्मा का ढाबा। तभी चारू बोलती है, और तो और उनके होटल की बढ़ती डिमांड को देखकर इंडिया की एक फेमस रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ने उनके इस होटल बिजनेस को 1 करोड़ का प्रपोजल दिया है। 1 करोड़ का नाम सुनते ही तो जैसे दोनों भाभियों की आंखें ही चमक उठी। उधर भाइयों का भी मुंह खुला का खुला रह गया। चारू माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माँ, अब आपको इस हाल में कमरे में बनवाने की जरूरत नहीं है। अब तो आप खुद का एक घर खरीद सकती हैं। मुझे उस समय माँ के आंखों में चारू और चारू के पापा के प्रति कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, चारू, तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें मेरी बहू बना के मुझे एक ऐसा सपोर्ट दिया है जिसके लिए मैं सदा उनकी ऋणी रहूंगी।
तभी बड़ी भाभी कहती हैं, माँ आपने हमें नहीं बताया कि आप एक होटल चला रही हैं, वरना हम भी आपके बिजनेस आपका हाथ बटाते। इतना सुनना था कि दोनों भाइयों का भी सुर बदलने लगा था। शायद उस 1 करोड़ का जादू मेरे दोनों भाइयों और भाभियों पर चल चुका था। बड़े भैया बोले, माँ अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों भाई आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे और आपका हाथ भी बटाएंगे। लेकिन तभी चारू बोली, पर आप तो बोल रहे थे कि माँ को आप अकेले संभाल नहीं पाएंगे, तो इतने बड़े होटल को कैसे संभाल पाएंगे। माँ बोली, बेटा चारू सही कह रही है, तुम लोग अपना खर्च और अपने परिवार का ध्यान रखो, मैं अपना और अपना बिजनेस संभाल लूंगी। बड़े भैया का मुंह उतर गया था, वो चुप हो गए। उसके बाद मेरी दोनों भाभियां और दोनों भाई वहां से चलते बन गए, लेकिन मैं उन सब की आंखों में कुछ खोने की छटपटाहट साफ देख पा रहा था। लोग अक्सर घर के बूढ़े बुजुर्ग को अपने से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक दिन वो भी बुजुर्ग होंगे और उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया है। लेकिन गनीमत ये थी कि मेरी माँ की किस्मत उन बुजुर्गों के जैसे नहीं थी, जो अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के रहमो करम पर गुजारती। उन्हें चारू के रूप में एक ऐसा मौका मिला जिससे वो अपनी बाकी बची जिंदगी को भी उसी इज्जत से गुजार सकती थी जैसे उन्होंने अब तक गुजारी थी। मुझे उस दिन चारू पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। उसने जिस तरह से माँ का आत्मसम्मान लौटाया था वो काबिले तारीफ था। माँ अब हमारे साथ नहीं रहती थी। चारू ने उनके लिए उनके होटल के पास ही एक बहुत ही अच्छा घर खरीद दिया था और उनकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रखवा दिया था। लेकिन चारू ने मेरी माँ का तो उद्धार कर ही दिया था, लेकिन अभी भी मेरे भाइयों और भाभियों का दिमाग ठिकाने पर नहीं ला पाई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। मैं इन सब मामलों में चारू से जब भी कुछ पूछता तो हर बार मेरी बातों को टाल देती थी, लेकिन मुझे पता था कि हो ना हो इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसके अगले ही दिन वो अपने पापा के पास गई और मुझसे कहा कि वो 1 महीने यहीं रुकेगी। वैसे भी आजकल मेरा खाना वाना तो माँ ही देखती थी और दूसरा उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके जाने के बाद 1 हफ्ते बाद ही पता चला कि छोटे भैया को उनके कंपनी वालों ने काम से निकाल दिया है और दूसरे हफ्ते में बड़े भैया को भी नौकरी चली गई है। कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि ये कारनामे चारू के हैं। दोनों भैया घर में बैठ चुके थे और हर दिन किसी न किसी कंपनी में नौकरी की अर्जी के लिए घर से निकलते थे, लेकिन शाम को लटका हुआ मुंह लेकर के वापस आ जाते थे। दोनों भाइयों को घर बैठे 1 महीना होने को आया था। घर बैठ करके किसी तरह से अपने सेविंग किए हुए पैसों से काम चला रहे थे। भाभियों की भी अकड़ खत्म होते दिखाई दे रही थी। अब तो वो मुझे भी खाने के वक्त पूछने आ जाती थी कि मेरे लिए भी कुछ बना दें, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता था क्योंकि उनकी हालत वैसे ही खराब है और मैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहता था। फिर एक रोज चारू घर वापस लौट आई, लेकिन तब तक दोनों भाइयों और भाभियों की अकड़ धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास अगले महीने के राशन के भी पैसे नहीं बचे थे। बड़े भैया ने जब चारू को देखा तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने उससे कहा, चारू प्लीज अपने पापा को बोलकर हमें कहीं काम दिलवा दो। हम पिछले 1 महीने से घर पर बैठे हैं, हमारी सेविंग भी खत्म होने वाली है। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो अगले महीने से हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। चारू ने 2 टूक जवाब दिया उन्हें, भैया अब ये एटीएम बंद हो चुकी है, आप लोगों के लिए आप किसी और एटीएम को ढूंढ ली। भाइयों को चारू का ये टोंट समझ में आ चुका था और उन्हें समझ में आ गया था कि अब चारू और मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला था। अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी हमारी माँ, जो कि आज एक बहुत बड़े होटल की मालकिन बन चुकी थी। वही माँ जिसे कुछ महीनों पहले उन्होंने संभालने से मना कर दिया था और उन्हें किसी सामान की तरह बांटना चाहा था, लेकिन माँ ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। अब दोनों भैया भाभी खुद को बिल्कुल ही असहाय महसूस करने लगे थे। दिन बीते लेकिन उनके हालात नहीं बदले। भाभियों ने अपने जेवर बेच दिए, भाइयों ने अपनी बाइक, अब बस उनके हिस्से का घर बचा था। उधर बड़ी भाभी भी प्रेग्नेंट थी, उनका 4था महीना चल रहा था। बड़े भैया को चिंता थी कि घर के
घर को बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ। उधर भाभी को भी डॉक्टर्स को दिखाने में अलग खर्च लग जाता था। फिर एक दिन भैया ने एक अनर्थकारी फैसला लिया। उन्होंने भाभी का बच्चा गिराने को कहा। बड़ी भाभी ने बहुत मिन्नतें की भैया से, लेकिन भैया ने कहा मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारी डिलीवरी के लिए, और अगर बच्चा हो गया तो हम उसकी परवरिश कैसे कर पाएंगे, तुम ही सोचो। चारू भी वहीं थी और उसने भैया भाभी की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो भी किसी निर्दयी की तरह सब कुछ सुन करके भी कुछ ना बोली। लेकिन तब तक मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने भैया को डांटते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए मैं आपको अपने भतीजे को मारते हुए नहीं देख सकता। तभी कमरे में माँ का प्रवेश होता है और उनके ठीक पीछे चारू खड़ी होती है। माँ को देखते ही दोनों भैया भाभी किसी छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते माँ के पैरों में गिर जाते हैं और अपने किए दुष्कर्मों की माफी मांगने लगते हैं। माँ उन्हें इस तरह से रोते देख भावुक हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी आंखों में आंसुओं की बूंद होने के बावजूद उनके गले से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी चुप्पी देख करके छोटे भैया बोले, बड़े भैया शायद माँ हमें माफ नहीं कर पाएंगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें इस घर को छोड़ करके चले जाना चाहिए और दूर किसी शहर में मजदूरी वगैरह करके अपना बाकी की जिंदगी इसी पश्चाताप में काटनी चाहिए। तभी चारू कहती है, जो कि काफी देर से चुप थी, आप लोगों में से किसी को ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा आप लोगों को सिर्फ उस दर्द का एहसास करवाना था जो आप लोगों ने पिता के मरने के बाद माँ को दिया था। आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, लेकिन उसे उस वक्त अपनों का साथ छोड़कर भागने के बजाय उनकी हिम्मत बन करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पापा। इतना कहने पर ही चारू के पापा भी पीछे से कमरे में प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में 2 चिट्ठी होती है और वो दोनों चिट्ठी दोनों भाइयों की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो तुम दोनों को तुम्हारी कंपनी की ज्वाइनिंग लेटर, कल से तुम लोग वापस काम पर जा सकते हो। दोनों भैया भाभी मुंह बाए कभी चारू को तो कभी चारू के पापा को देख रहे थे और उन्हें ये समझ आ गया था कि ये सारा खेल चारू का रचा हुआ है। बड़े भैया तो उस चिट्ठी को पकड़ करके ऐसे रो रहे थे कि मानो कोई बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ करके रोता है और रोते रोते वो जमीन पर बैठ गए। उन्हें रोता देख माँ तुरंत भैया के सिरहाने खड़ी हो गई और उनके आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, चारू अब और मुझसे ये नाटक नहीं हो पाएगा। मैं मेरे बच्चों को ऐसे रोते बिलखते नहीं देख सकती। छोटे भैया और भाभी चौंकते हुए एक साथ बोले, नाटक? हाँ भैया भाभी, ये सब सिर्फ एक नाटक था। आप सब लोगों की आंख में लालच का एक पर्दा हटाने के लिए और आप सभी को रिश्तों की असली महत्व समझाने के लिए, और आज आप लोगों ने वो सबक सीख लिया कि परिवार ना तो पैसे से चलता है और ना ही अच्छे और महंगे सुख सुविधाओं से, बल्कि परिवार चलता है परिवार में रह रहे लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास से। और जब तक ये दोनों किसी परिवार में रहते हैं वो परिवार अटूट रहता है, और जिस दिन इन दोनों में से कोई एक भी चला जाता है उसी वक्त परिवार में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। चारू छोटे भैया के चौंकने पर बोली। तभी चारू के पापा कहते हैं, ये एक गलत धारणा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि परिवार अगर बड़ा हो तो घर में आने वाली खुशियां भी बढ़ी ही जाती हैं और घर में आने वाले दुख परिवार के लोगों में बंट कर के आधे हो जाते हैं। चारू के पापा की बात सुन करके हम सब एक मत हो करके उनकी ओर देखते हैं और सबके चेहरे पर एक संतोषप्रद मुस्कान होती है, क्योंकि आज सबने परिवार की अखंडता का एक मूल रहस्य जान लिया था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।